सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग आपका पढ़ने जा रहे हैं आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो कि क्या है आपका जियोग्राफी का बोल सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग क्या करें, आपका जियोग्राफी का रिवीजन सेशन स्टार्ट करें, जिसमें से जो आपका फर्स्ट टॉपिक है यानी फर्स्ट बोल सकते हो कि चैप्टर है, वह क्या है आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो हम लोग इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे यानी किस किस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग आपके इस चैप्टर में क्या जानेंगे कि ये जो आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि आखिर इस चैप्टर का मतलब इसका तात्पर्य क्या है, यानी हमारा जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसको हमें पढ़ने का तात्पर्य क्या है। और हम लोग दूसरा चीज पढ़ेंगे कि आखिर यह हमारे लिए जरूरी क्यों है, आखिर हम लोग हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्यों हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, यानी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानकर हमें क्या चीजें मिलेगी, इसका हमारे जीवन में क्या फायदे हैं। ठीक है, तो हमारा पहला चीज क्या है कि हम लोग तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या हमने बोला कि आपको हम बताएंगे कि इसका तात्पर्य क्या है, और इसका हम लोग फिर जानेंगे कि आखिर यह हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है, यानी जो आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसको हमें पढ़ के क्या फायदे होंगे। ठीक है, और फिर हम लोग दूसरा चीज इसमें देखेंगे कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए हमारे पास कैसे कौन कौन से ऐसे सोर्सेस है, यानी पृथ्वी की जो आपकी आंतरिक संरचना है वह लगभग 6370 किलोमीटर तक गहरी है। तो अब तक ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है कि कोई भी व्यक्ति हमारे पृथ्वी की आंतरिक गहराई तक गया है और वहां पर वह जाके सभी चीजें देख कर आया है। तो ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं है। तो आखिर हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विशेषताओं के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त हुआ है, तो हम लोग वो सोर्स देखेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से स्रोत है जिससे हमें क्या होता है कि हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की गहराई की विशेषताओं के बारे में क्या होता है आपको पता चलता है। तो जो आपके सोर्स है वह सोर्स दो तरह के हो सकते हैं। पहला सोर्स क्या होगा, आपका डायरेक्ट सोर्स होगा यानी प्रत्यक्ष स्रोत होगा, और दूसरा सोर्स क्या होगा आपका इनडायरेक्ट सोर्स होगा यानी अप्रत्यक्ष स्रोत। तो हमने आपको क्या बताया, फिर से समझा दे रहे हैं कि हम लोग आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे पहले तो हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे, यानी सभी ने क्रस्ट मैंटल कोर पढ़ा होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे बाद में पढ़ेंगे, आपके लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि इसका तात्पर्य क्या है, यानी थोड़ा सा हम लोग पृथ्वी की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जानेंगे कि आखिर यह हमारे लिए जरूरी क्यों है, आखिर हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हम मतलब इसको पढ़ने से हमारे जीवन में क्या फायदे हो सकते हैं उसको भी जानेंगे। फिर हमने आपको बताया कि आपकी पृथ्वी की जो गहराई है बहुत अधिक है, लगभग 6370 किलोमीटर तक पृथ्वी क्या है गहरी है। तो उतनी गहराई में अभी तक कोई भी मानव बोल सकते हैं कि गया नहीं हो। तो आखिर हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त हुआ है उसको जानेंगे। तो उसको जानने के लिए हमारे पास स्रोत है यानी सोर्स है। अब यह जो आपका सोर्स है वह दो तरह का हो सकता है। आपका पहला सोर्स क्या है, डायरेक्ट सोर्स है यानी प्रत्यक्ष स्रोत है, और आपका दूसरा क्या है इनडायरेक्ट सोर्स है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं, यानी इस चैप्टर का परिचय क्या है। ठीक है, देखिए तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे कि थोड़ा सा हम लोग पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं कि आपकी पृथ्वी की संरचना के बारे में थोड़ा सा क्या करते हैं उसके विशेषताओं को यानी उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो आप सबको पता होगा यानी आप सबको पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी है वह पूरी तरह क्या है सर्कल नहीं है, यानी जो हमारी पृथ्वी है वह पूरी तरह क्या है गोल नहीं है। हमारी जो पृथ्वी है वह क्या है आपके विषुवत रेखा पर क्या है विस्तारित है, यानी अगर हमारी ये पृथ्वी हो गई तो यह क्या है हमारे विषुवत रेखा पर क्या है विस्तारित है, और हमारे ध्रुवों पर क्या है चपटी दिखती है। तो आपकी पृथ्वी क्या है, ओह अच्छा नहीं बना, फिर से बना रहे। ठीक है, कि आपने पृथ्वी के थोड़ा सा शेप के बारे में पढ़ा होगा, तो इतना तो सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है
यानी जो हमारी अर्थ है वह क्या है, पूरी तरह सर्कल नहीं है, यानी पूरी तरह वृत्तीय आकार में नहीं है। वह क्या है, यानी जो हमारी पृथ्वी है आपके विषुवत रेखा पर क्या है, यानी यहाँ पर क्या आपका विषुवत रेखा है, जो कि क्या करता है, हमारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। तो जो हमारी पृथ्वी है वह क्या है, हमारे विषुवत रेखा पर क्या है, आपकी विस्तारित है। विस्तारित का मतलब क्या हो गया, ऐसे है, यानी विषुवत रेखा पर क्या है, आपकी विस्तारित है। और यह ध्रुवों पर क्या है, चपटी है, यानी यह क्या हो गया, इसका ध्रुव हो गया। ठीक है, यह क्या हो गया, इसका ध्रुव हो गया। तो यह ध्रुवों पर क्या है, चपटी है। तो पृथ्वी की संरचना के बारे में आपने सभी ने थोड़ा सा बचपन में पढ़ा होगा कि जो हमारी पृथ्वी की है, यानी जो हमारी अर्थ है वह क्या है, पूरी तरह सर्कल नहीं है, यानी पूरी तरह क्या है, वृत्तीय नहीं है। यह क्या है, आपके विषुवत रेखा पर, यानी जो आपका इक्वेटर है, इक्वेटर पर क्या है, आपकी विस्तारित है। और यह ध्रुवों पर क्या है, चपटी है। तो आपने ऐसा आकार अपने सब्जियों में देखा होगा, सब्जी यानी बोल सकते हैं कि फलों में किसका आकार होता है, तरबूजे का आकार होता है। तो आपने क्या किया होगा, ऐसा आकार अपने तरबूजे का देखा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा पृथ्वी का शेप है लगभग कैसा है, हमारे तरबूजे के शेप जैसा है, यानी ऐसा कुछ हमारी पृथ्वी का शेप है। और ऐसा ही शेप आपने तरबूजे का यानी वाटरमेलन का देखा होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का शेप लगभग कैसा है, एक तरबूजे का आकार का है। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताया कि जो हमारी पृथ्वी है, यानी जो हमारी पृथ्वी है वह क्या है, आपकी पूरी तरह क्या है, आपका सर्कल नहीं है। सर्कल नहीं है का मतलब क्या हो गया कि यह क्या है, आपके विषुवत रेखा पर विस्तारित है, यानी विषुवत रेखा पर यह क्या है, विस्तारित है। और आपको ध्रुवों पर क्या देखने को मिलेगी, यह चपटी देखने को मिलेगी। तो ऐसा आकार आपने फलों में, सब्जियों में कैसा देखा है, वाटरमेलन का देखा, यानी तरबूजे का देखा है। तो अब हमें क्या करना है कि अगर आप क्या करते हो कि तरबूजे को आप सेंटर से लेके आप सरफेस तक काटते हो तो कुछ ऐसा आपको शेप देखने को मिलता है, यानी ऐसा आपको शेप देखने को मिलता है। तो जब इसे काट कर अलग करोगे तो इसी के बारे में हमें क्या करना है, आज आपको पढ़ना है। यानी आप अगर कुछ पृथ्वी के थोड़ा सा भाग को काट कर ऐसे निकालोगे सरफेस से लेके सेंटर तक, तो ये आपका क्या हो गया, ये क्रस्ट हो गया। इसको हम लोग बहुत अलग से अच्छे से पढ़ेंगे, क्रस्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया, मेंटल हो गया। और ये आपका क्या हो गया, कोर हो गया। फिर हम लोग अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, फिर आपका अपर मेंटल, लोअर मेंटल, और फिर आउटर कोर, इनर कोर, वो सब क्या है, आगे की चीजें। तो अब हमें इसी के बारे में क्या करना है, आज हमें अपने चैप्टर में पढ़ना है। तो ये क्या हो गया, आपका पृथ्वी का सरफेस हो गया, यानी ये क्या हो गया, आपका पृथ्वी का सरफेस हो गया। और ये क्या हो गया, आपका कोर हो गया, कोर। तो यहाँ तक इसकी गहराई कितनी होती है, जो आपकी पृथ्वी के सतह से इसके कोर तक कितनी गहराई होती है, तो 6370 किलोमीटर गहरा क्या है, हमारी पृथ्वी है। तो हमें आज यही पढ़ना है कि हमारे सरफेस से लेके हमारे कोर तक जो हमारा 6370 किलोमीटर, क्या यहाँ पे मीटर छूट गया, किलोमीटर जो हमारी गहराई पाई जाती है, तो हमारे सरफेस से कोर तक जाने में हमें क्या क्या ऐसे परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के भौतिक विशेषताओं को जानेंगे। अब भौतिक विशेषता यानी थोड़ा सा भौतिक विशेषता के बारे में आपने सुना होगा, मतलब जब भी हमारे मन में भौतिक विशेषता आता है तो हमारे मन में क्या आता है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मैम, हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पृथ्वी के डेंसिटी को पढ़ेंगे, यानी डेंसिटी को पढ़ेंगे, घनत्व को पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे मैम, हम लोग टेम्परेचर को पढ़ेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में जानेंगे। और क्या जानेंगे, आपके प्रेशर के बारे में जानेंगे, प्रेशर। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हमें क्या करना है, आज इस चैप्टर में इस सबको क्लियर करना है। तो हमने क्या बताया इंट्रोडक्शन में, हमने आपको बताया, हम फिर से बता दे रहे हैं। देखो इंट्रोडक्शन में हमने आपको क्या बताया कि आपने पृथ्वी की संरचना के बारे में थोड़ा सा सुना होगा। तो जो हमारी पृथ्वी का शेप है वह पूरी तरह क्या है, सर्कल नहीं है, यानी पृथ्वी की संरचना पूरी तरह वृत्तीय नहीं है। वह क्या है,
आपके विषुवत रेखा पर क्या है, विस्तारित है। यानी जो हमारी पृथ्वी है वह आपको विषुवत रेखा पर विस्तारित देखने को मिलेगा। और जो आपका ध्रुव है, ध्रुव पर क्या है, यह चपटी है। तो हमने आपको बताया कि ऐसा शेप कुछ हमारा वाटरमेलन की तरह दिखता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी का आकार है वो तरबूजे का आकार का है। तो हमने आपको बताया कि अब हम लोग जब आप लोग तरबूजे को काटते हो तो कुछ इसी शेप में तो आता है। उसके सरफेस से लेके उसके बीच वाले पॉइंट तक काटोगे तो कुछ ऐसा शेप आएगा। तो हमें क्या करना है, इसी में आज हमें पढ़ना है कि हमारे सरफेस से लेकर हमारे कोर तक, यानी कोर तक पृथ्वी का जो गहराई है वह कितना है, 6370 किलोमीटर। तो हमने बताया कि हमारे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के हम लोग भौतिक विशेषताओं को जानेंगे। भौतिक विशेषता सुनते ही आपके मन में आता होगा कि हाँ, हम लोग थोड़ा सा डेंसिटी को पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसके प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा घनत्व, तापमान और दाब, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में तो हमने इतनी सारी चीजें जान लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि आखिर जो ये आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसको मतलब हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है। आखिर हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जब पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, क्योंकि कोई भी काम क्यों किया जाता है आज के जमाने में, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ फायदा होता है। और आज बहुत से ऐसे साइंटिस्ट है जो कि क्या कर रहे हैं, हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्टडी के लिए बहुत से ऐसे मिशन चलाए जा रहे हैं। तो आखिर क्या हमारे लिए काम बनता है कि हम लोग इतना सारा पैसा खर्च करें और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जाने। तो उसके फायदे क्या है उसको जानते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आप एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको यही पूछा जाएगा कि आखिर ये चीज हो रहा है तो इसके फायदे क्या है और यह क्यों हो रहा है। यानी आपने क्या पढ़ा होगा, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का लेयर पढ़ा होगा। तो आपने सभी ने पढ़ा होगा कि जो हमारा ट्रोपोस्फेयर होता है, क्षोभ मंडल होता है, हमारी मौसम संबंधी घटनाएं सभी कहाँ होती है, हमारे ट्रोपोस्फेयर में होती है। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर मौसम संबंधी सभी घटनाएं हमारे ट्रोपोस्फेयर में ही क्यों होती है। आखिर आपको क्यों का जवाब जानना है और इसके क्या फायदे हैं उसको देखना है। तो हमने आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया इस चैप्टर का। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग इसको पढ़ते क्यों हैं, आखिर हमारे लिए जरूरी क्या है और इसको पढ़ने से हमारे जीवन में क्या फायदे हो सकते हैं, यानी हमारे लाइफ स्टाइल में क्या होगा, फायदा होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, जरूरी क्यों है, जरूरी क्यों है। तो देखिए जरूरी क्यों है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आप लोग क्या करते हो, देखो अब इसमें हम पहला पॉइंट क्या बताते हैं कि अगर आप क्या करते हो हमारे पृथ्वी के, यानी अगर आप क्या करते हो हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, हमने क्या बोला कि क्यों जरूरी है पढ़ना। तो हम क्या बता रहे हैं कि हमारे पृथ्वी सतह पर, यानी हमारे पृथ्वी के सतह पर बहुत सी ऐसी क्या होती है, भूभौतिकी घटनाएं होती है। अब हम पहला पॉइंट बता रहे हैं कि आखिर इसके फायदे क्या है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया कि हमारे पृथ्वी के सतह पर बहुत सी ऐसी भूभौतिकी घटनाएं होती है। यानी कौन सी घटनाएं होती है आपकी, भूभौतिकी घटनाएं। भूभौतिकी क्या होती है, घटनाएं होती है। अब भूभौतिकी घटनाएं होती है मतलब क्या क्या मैम, तो आपके भूभौतिकी घटनाएं में क्या आएगा, आपका ज्वालामुखीयता आएगा, यानी ज्वालामुखीयता आएगा, ज्वालामुखीयता आएगा। और क्या आएगा, आपका भूकंप आएगा, भूकंप आएगा, भूकंप आएगा। और क्या आएगा, आपका सुनामी आएगा, ठीक है, सुनामी आएगा। तो हमने आपको क्या बताया कि हमारे पृथ्वी के सतह पर, यानी ये क्या हो गई, हमारी पृथ्वी हो गई। तो हमने आपको बताया कि हमारे पृथ्वी के सतह पर बहुत सी ऐसी भूभौतिकी घटनाएं होती है। भूभौतिकी घटनाएं में क्या क्या चीजों को हम लोग शामिल करते हैं। तो मैम हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, आपके ज्वालामुखीयता होता है, यानी वोल्केनिज्म, यह भी क्या है, हमारी पृथ्वी के सतह पर होने वाली एक घटना है भूभौतिकी। और फिर क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, फिर आपका क्या आता है, सुनामी आता है। तो हमने आपको बताया कि हमारे पृथ्वी के सतह पर बहुत सी ऐसी भूभौतिकी घटनाएं होती है। यह घटनाएं होती तो है सारी कहाँ, पृथ्वी के सतह पर। लेकिन अगर इसकी उत्पत्ति के बारे में कोई पूछे कि आपके ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, इन सब की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो हमारे पृथ्वी के आंतरिक संरचना से होती है।
यानी सबसे पहला हमारा फायदा क्या हुआ कि हमने आपको बताया कि हमारे पृथ्वी के सतह पर बहुत सी ऐसी भूभौतिकी घटनाएं होती है। अब आपके भूभौतिकी घटनाएं में हमने आपको क्या बताया कि क्या क्या चीजें होती है। तो मैम आपका ज्वालामुखी आता है, यानी वोल्केनिक इरप्शन होता है, अर्थक्वेक आता है, सुनामी आता है। तो ये सभी क्या है, आपदा संकट, यानी आपदा संकट है। तो होता क्या है कि ये सारी घटनाएं हमारे होती तो है पृथ्वी के सतह पे, यानी हो कहाँ रही है, आपके इस पृथ्वी के सतह पर हो रही है। लेकिन इसकी उत्पत्ति के बारे में अगर कोई पूछे कि भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, इन सब की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो वह कहाँ से होती है, आपके पृथ्वी के सतह के अंदर से होती है। तो जब हम लोग क्या करेंगे कि अपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ लेंगे तो हमारे लिए फायदा क्या होगा कि जो हमारा वोल्केनिज्म है और जो हमारा अर्थक्वेक है और जो हमारा सुनामी है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। और हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका आपदा संकट है, आपदा जैसी समस्याओं का क्या कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं। ठीक है, यानी जिस भी क्षेत्र में आपका सुनामी आने वाला होगा या भूकंप आने वाला होगा तो पहले से क्या कर दिया जाएगा, एडवाइजरी जारी कर दिया जाएगा कि हाँ उस क्षेत्रों से लोगों को क्या किया जाए, वहां से हटा दिया जाए। इतना क्षेत्र क्या हो सकता है, इस भूकंप या सुनामी या ज्वालामुखी के प्रभाव में आ सकता है। तो इसलिए हमारी पहला, यानी जो हमारा पहला फायदा हो गया कि आखिर हमारे पृथ्वी के आंतरिक संरचना को पढ़ने के पहला फायदा क्या है। तो हमने आपको बताया कि मैम हमारे पृथ्वी सतह के ऊपर बहुत सी ऐसी भूभौतिकी घटनाएं होती है। अब उस भूभौतिकी घटनाओं में हमने आपको क्या बताया कि ज्वालामुखी आता है, यानी वोल्केनिक इरप्शन होता है। फिर क्या होता है, आपका भूकंप आता है, यानी अर्थक्वेक आता है, और सुनामी आता है। तो हमने आपको बताया कि ये सारी घटनाएं हमारे पृथ्वी सतह के ऊपर होती है। लेकिन इसकी उत्पत्ति के बारे में अगर कोई पूछे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, तो इसकी उत्पत्ति आपके पृथ्वी सतह के अंदर से होती है। तो आपको पहला फायदा समझ में आ गया कि ये हमारे पृथ्वी सतह के आंतरिक संरचना के पढ़ने का पहला फायदा क्या है कि हम लोग आपदा जैसी संकट की समस्याओं से निदान पा सकते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा फायदा क्या है। अगर दूसरे फायदे की हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे हम पेन, चलो येलो ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा फायदा क्या है, दूसरा फायदा क्या हो सकता है कि अगर आप पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में क्या करते हो, अध्ययन करते हो, तो हमारे आंतरिक भाग में उपलब्ध हमें संसाधनों की जानकारियां क्या होगी, प्राप्त होगी। तो हमारा दूसरा फायदा क्या होगा कि हमारे आंतरिक भाग में उपलब्ध, यानी आपके आंतरिक भाग में उपलब्ध संसाधनों की क्या होगी, जानकारी प्राप्त होगी। संसाधनों की जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, जानकारी प्राप्त होगी। अब इसका मतलब क्या है कि हमने आपको बताया कि अगर आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हो तो क्या होगा कि हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपलब्ध है हमें हमारे संसाधनों का क्या चलेगा, पता चलेगा। अब संसाधन कैसे हो सकते हैं, आपके संसाधन कैसे, आपके जीवाश्म हो सकता है, जीवाश्म हो सकता है, और दूसरी चीज क्या है, आपका वो जीवाश्म हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है, खनिज हो सकता है, यानी खनिज। ठीक है, तो यानी फॉसिल और मिनरल्स का क्या चलेगा, हमें पता चलेगा। तो हमारे आंतरिक भाग में उपलब्ध हमें संसाधनों की क्या होगी, जानकारी क्या होगी, प्राप्त होगी। अब जब हमें हमारे आंतरिक भाग में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी प्राप्त होगी और हमें जीवाश्म मिल सकता है या खनिज मिल सकता है, तो इससे क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा, आर्थिक विकास होगा, यानी क्या होगा, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो इससे क्या होगा, हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, यानी उस क्षेत्र में क्या होगा, आर्थिक विकास होगा, और जहां पर भी आर्थिक विकास होगा तो वहां पर क्या होगा, आपका सामाजिक विकास भी होगा। ठीक है, तो हमने आपका दूसरा फायदा क्या बताया कि हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपलब्ध संसाधनों की क्या होगी, हमें जानकारी प्राप्त होगी। और जब वहां पे जैसे अब संसाधन कैसे हो सकते हैं, आपका जीवाश्म हो सकता है, और क्या हो सकता है, आपका खनिज हो सकता है। तो जब इनकी जानकारियां प्राप्त होगी और वहां
वहां पर माइनिंग करके या किसी भी प्रोसेस से इनको निकाला जाएगा तो वहां पर क्या होगा, उस क्षेत्र में या बोल सकते हैं कि पूरे देश का क्या होगा, हमारा आर्थिक विकास होगा, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और जब आर्थिक विकास होगा तो आपका सामाजिक विकास भी होगा। तो दूसरा चीज ये हो गया आपकी विशेषता। और हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऊर्जा संकट जैसी समस्याओं का क्या कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं। तो पहला में आपका क्या हो गया कि आपदा संकट जैसी समस्याओं के हम लोग क्या कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं। और दूसरे से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि हम ऊर्जा संकट जैसी समस्याओं का क्या कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई कि आखिर हमारे पृथ्वी के आंतरिक संरचना को हम लोग पढ़ेंगे तो उसके फायदे क्या होंगे और हमको उससे क्या सीखने को मिलेगा और हमें हमारे बोल सकते कि लाइफ पर इसका क्या प्रभाव होगा। तो इतना सी चीजें आपने समझ लिया। तो अब हम लोगों ने इसके मतलब इम्पोर्टेंस को देख लिया, इसके महत्व को देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के लिए जो भी हमारे सोर्सेस है, अब हम लोग उस सोर्सों को यानी जो हमारे स्रोत है उसको देखते हैं। कि हमने आपको पहले ही बताया था कि पृथ्वी लगभग कितना है, 6370 किलोमीटर क्या है तक गहरी है। अब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है यानी ह्यूमन नहीं है कि क्या किया है जो कि पृथ्वी के आंतरिक गहराई तक गया है और वह बाहर आया है। तो आखिर हमारे पृथ्वी की आंतरिक गहराई के बारे में हमें इन सारे विशेषताओं के बारे में पता कैसे चला कि हाँ यहाँ पे सिलिका ज्यादा है, यहाँ पे ये सारा ज्यादा है। तो कैसे पता चला, तो वो किससे हमें पता चला है, कुछ अलग अलग स्रोतों से यानी सोर्स के माध्यम से। अब जो आपका सोर्स है वह भी क्या है, दो तरह के सोर्स है। पहला क्या है, डायरेक्ट सोर्स है और दूसरा क्या आपका इनडायरेक्ट सोर्स है। तो देखिए आपका सोर्स, अगर हम लोग सोर्स की बात करें तो आपके सोर्स कितने हैं, आपके यानी स्रोत कितने हैं, दो तरह के हैं। अब ये दो तरह के स्रोत में कौन कौन है, आपका एक डायरेक्ट सोर्स है यानी एक क्या है आपका डायरेक्ट सोर्स, ठीक है, डायरेक्ट सोर्स है। और दूसरा क्या आपका इनडायरेक्ट सोर्स, इनडायरेक्ट सोर्स। तो ये क्या हो गया आपका, एक प्रत्यक्ष स्रोत हो गया और एक क्या हो गया आपका अप्रत्यक्ष स्रोत, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रत्यक्ष स्रोत में हम लोग किन किन चीजों को हम लोगों ने रखा है। तो जो आपका डायरेक्ट सोर्स है यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। हमने आपके डायरेक्ट सोर्स में किसको रखा है, यानी जो आपका डायरेक्ट सोर्स है हमने किन किन चीजों को शामिल किया है। तो आपके डायरेक्ट सोर्स में सबसे पहले चीजों को हमने जिसमें से जो चीज हमने शामिल किया है वह क्या है आपका वोल्केनिज्म यानी ज्वालामुखीयता, ठीक है, वोल्केनिज्म यानी ज्वालामुखीयता। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर हमारे जहां जिस भी क्षेत्र में हमारा वोल्केनिक इरप्शन होता है उससे हमें कैसे हमारे पृथ्वी सतह के आंतरिक भाग की जानकारी मिलती है, ठीक है। और फिर हमारा दूसरा चीज क्या है, आपका दूसरा चीज है माइनिंग, यानी जब हम लोग खनन करते हैं, माइनिंग करते हैं तो उससे कैसे हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चलता है। फिर आपका तीसरा क्या है, ड्रिलिंग यानी आपने समुद्रों में देखा होगा, ओशियन में देखा होगा कि क्या किया जाता है, ड्रिलिंग किया जाता है। हमारे पृथ्वी सतह के अंदर जितने भी नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ड्रिलिंग करते हैं। तो ये क्या हो गए हमारे डायरेक्ट सोर्स हो गए। डायरेक्ट सोर्स में हमने आपको क्या बताया कि जो पहला चीज है वह क्या आपका वोल्केनिज्म है यानी ज्वालामुखीयता है। तो हम लोग पता करेंगे कि आखिर आपके ज्वालामुखी से यानी वोल्केनिक इरप्शन से कैसे हमारे पृथ्वी के आंतरिक संरचना की विशेषताओं के बारे में पता चलता है। फिर हमारा दूसरा चीज क्या है, आपका माइनिंग है यानी खनन है, खनन से कैसे पता चलेगा। फिर आपका क्या है, ड्रिलिंग है। तो इन तीनों को हमने क्या किया, आपके डायरेक्ट सोर्स में रख दिया। और हमने आपको क्या बताया कि हम लोग इनडायरेक्ट सोर्स देखेंगे तो आपके यानी इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो गया, अप्रत्यक्ष स्रोत, ठीक है, इनडायरेक्ट सोर्स, ठीक है, इनडायरेक्ट सोर्स। अब आपके इनडायरेक्ट सोर्स में हम लोग किसको रखेंगे, तो आपके इनडायरेक्ट सोर्स में हम लोग रखेंगे आपके सबसे पहले तो रखेंगे हमने क्या बताया, उल्का पिंड यानी मैटियोर, ठीक है, उल्का पिंड। अब उल्का पिंडों से कैसे हमारे पृथ्वी की संरचना के बारे में पता चलेगा, आंतरिक संरचना के, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, मैटियोर,
ठीक है। और हमारा दूसरा क्या है, दूसरा है आपका भूकंप यानी अर्थक्वेक, ठीक है। चलो इसी पेन से लिख देते हैं। दूसरा क्या है आपका भूकंप यानी अर्थक्वेक। तो अब हमें क्या पढ़ना है, आपके पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए हमने आपको बताया कि दो सोर्स है। अब आपको दो सोर्स में कौन कौन से सोर्स है सॉरी, एक डायरेक्ट सोर्स है और एक क्या है आपका इनडायरेक्ट सोर्स है। तो हमने आपको बताया कि हमारे डायरेक्ट सोर्स में हम लोग किन किन चीजों को हम लोगों ने शामिल किया है। तो हमने ज्वालामुखीता को शामिल किया है, आपके खनन यानी माइनिंग को शामिल किया है, और ड्रिलिंग यानी वेदन को हमने क्या किया है, शामिल किया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे डायरेक्ट सोर्स में जो हमारा वोल्केनिज्म है यानी जो हमारा ज्वालामुखीता है, इससे कैसे हमारे पृथ्वी के आंतरिक संरचना का पता चलता है। तो मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में क्या हो रहा है आपका, मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है और यहाँ पर क्या हो रहा है आपका वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। वोल्केनिक इरप्शन होता है जिस भी क्षेत्र में, तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है आप लोग बताइए, कि आपने थोड़ा सा भी तो देखा ही होगा कहीं ना कहीं वोल्केनिक इरप्शन। तो जिस भी क्षेत्र में आपका वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो होता क्या है कि उस क्षेत्र में क्या होता है कि हमारा पृथ्वी सतह के अंदर से हमारा धधकता हुआ मैग्मा लावा बाहर निकलता है। यानी इस क्षेत्र में आपका अगर वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो क्या होता है कि हमारे पृथ्वी सतह के अंदर से क्या होता है कि हमारा धधकता हुआ यानी बहुत ज्यादा गर्म लावा मैग्मा निकलता है। और इसके साथ में क्या निकलता है, आपके इसके साथ में आपका जल वाष्प भी निकलता है। यानी क्या निकलता है आपका H2O यानी वाटर वेपर। तो जब हमारे वोल्केनिक इरप्शन के दौरान हमारे पृथ्वी सतह के अंदर से बहुत सी मतलब लावा मैग्मा धधकता हुआ निकलता है और हमारी जल वाष्प भी निकलती है। तो इससे क्या पता चलता है, जब हमारा धधकता हुआ मैग्मा निकलता है तो इससे पता चलता है कि हमारे पृथ्वी सतह के अंदर का जो टेम्परेचर है वह बहुत ज्यादा क्या है, हाई है। यानी हमारे पृथ्वी सतह के अंदर का जो आपका टेम्परेचर है, यानी हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो वह क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। अब टेम्परेचर कैसे हाई है, जब टेम्परेचर हाई होगा तभी तो अंदर से हमारा पिघला हुआ मैग्मा निकल रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, यानी ज्वालामुखीता से क्या पता चलता है कि हमारे पृथ्वी सतह के अंदर टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है। तभी क्या होता है, हमारे पिघले हुए मैग्मे क्या होते हैं, मैग्मा लावा निकलता है। और इससे ये भी पता चलता है कि हमारे पृथ्वी सतह के अंदर जल भी है, क्या होता है, जलवाष्प भी निकलता है। तो आपको वोल्केनिज्म समझ आ गया। और ये सब क्या है, प्रत्यक्ष स्रोत है। कैसे, क्योंकि जब लावा और मैग्मा हमारे पृथ्वी सतह के ऊपर आता है तो ये सब आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, यू कैन एब्जॉर्ब योर आइज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके प्रत्यक्ष स्रोत हो गए। तो प्रत्यक्ष स्रोत में पहला क्या हो गया, आपका वोल्केनिज्म हो गया। तो हमने वोल्केनिज्म में क्या बताया कि जो आपका वोल्केनिज्म में क्या होता है कि हमारे पृथ्वी सतह के अंदर का धधकता हुआ मैग्मा क्या होता है, ऊपर आता है। तो उससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि पृथ्वी सतह के अंदर टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। तो पहला हमने आपको पॉइंट क्या बता दिया, वोल्केनिज्म यानी वोल्केनिज्म, ठीक है, ज्वालामुखीता। और अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या होगा, यानी दूसरे बिंदु को हम लोग क्या देखेंगे कि आपका माइनिंग यानी माइनिंग खनन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, खनन, ठीक है। माइनिंग को खनन बोलते हैं। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पृथ्वी के किसी भी एरिया में यानी किसी भी क्षेत्र पर क्या करते हैं, हम लोग माइनिंग करते हैं यानी खनन करते हैं। तो जब हम लोग खनन करते हैं तो क्या होता है, आपके पृथ्वी सतह के अंदर का जो भी चट्टान है उसको हम लोग निकालते हैं और उसमें हमें पता चलता है कि हमारे पृथ्वी सतह के अंदर ये सारे तत्व क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो इस माइनिंग से क्या पता चलता है कि हमारे पृथ्वी सतह के अंदर ऐसे ऐसे तत्व भी शामिल है, क्योंकि जब भी आप चट्टानों को निकालते हैं तो उसमें क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं। तो आपको इस माइनिंग से क्या पता चलता है, यानी माइनिंग प्रक्रिया के दौरान हमारे पृथ्वी सतह के अंदर उपस्थित बहुत सारे तत्वों का पता चलता है। और जब हम लोग माइनिंग करके पृथ्वी सतह के अंदर जाते हैं तो हमें और 3 चीजें पता चलता है। वो 3 चीजें क्या है उसके बारे में हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। वो 3 चीज क्या है कि जब हम लोग
आपका माइनिंग करके यानी खनन करके हमारे पृथ्वी सतह के अंदर जाते हैं, तो ये पता तो चलता ही है कि हमारे पृथ्वी सतह के अंदर कौन कौन से तत्व मौजूद है। और इसके साथ साथ हमारे मतलब ये भी पता चलता है कि जब हम लोग पृथ्वी सतह के अंदर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो आपका डेंसिटी है यानी जो आपका घनत्व है वह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। और जो आपका घनत्व है वो भी बढ़ रहा है, और जो आपका टेम्परेचर है वह भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जो आपका प्रेशर है यानी तीसरी चीज क्या हो गई कि जो आपका प्रेशर है यानी जो आपका दाब है वह भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के सरफेस से यानी इसके सतह से केंद्र की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो आपका घनत्व है, जो आपका तापमान है और जो आपका दाब है वह तीनों चीजें क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो जब हम माइनिंग के दौरान हम लोग नीचे जाते हैं तो ये सारी चीजें पता चलती है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में जान लेते हैं। यानी जो आपका डेंसिटी है यानी घनत्व है, तो आपने घनत्व के बारे में थोड़ा सा चीजें तो जानते होंगे आप लोग, ठीक है। डेंसिटी, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे आखिर क्रस्ट का डेंसिटी कितना होता है, मेंटल का डेंसिटी कितना होता है और आपके क्या होता है, कोर का डेंसिटी कितना होता है। तो अगर आपने कभी देखा होगा तो आपके क्रस्ट का डेंसिटी कितना होता है, यानी जो आपका क्रस्ट हो गया इसका डेंसिटी कितना होता है, आपके 2.7 से लेकर 3 ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। आपके क्रस्ट का यानी जो आपके पृथ्वी के ऊपर वाला भाग है तो उसका बोल सकते हैं कि आपका डेंसिटी कितना होता है, तो 2.7 ग्राम मीटर से लेकर 3 ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। और आपके अगर मेंटल का कोई बोले कि हमारे मेंटल वाले भाग का डेंसिटी कितना होता है, तो यह 3.52 आपके 5 ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और अगर आपसे कोर का कोई डेंसिटी पूछे कि कोर का डेंसिटी कितना होता है मैम, घनत्व कितना होता है, तो कितना होता है 11 to 15 ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आपने एक चीज क्या एब्जॉर्ब किया कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के सतह से यानी ये क्या हो गई आपकी पृथ्वी का सरफेस हो गया, तो जैसे जैसे हम लोग ये क्या हो गया आपका क्रस्ट वाला भाग हो गया और ये क्या हो गया आपका मेंटल और ये कोर, ठीक है। इसको देखो हम लिख दे रहा है, ये आपका क्रस्ट हो गया, क्रस्ट, ये मेंटल हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका कोर हो गया। तो आपने क्या देखा कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस से यानी पृथ्वी के सतह से हम लोग जैसे जैसे आपके केंद्र की ओर आ रहे हैं तो आपका डेंसिटी क्या हो रहा है, यानी आपने कोर का डेंसिटी कितना देखा कि 11 से लेकर 15 ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो जैसे जैसे हम लोग आपके अर्थ के सरफेस से हमारे नीचे की तरफ आ रहे हैं यानी कोर तक आ रहे हैं, सेंटर तक आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है आपका डेंसिटी बढ़ता जा रहा है। तो इससे आपका निष्कर्ष क्या निकलता है कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के सतह से अपने केंद्र की ओर जाते हैं तो क्या होता है हमारा जो डेंसिटी है वह क्या है, बढ़ता जाता है। तो पहली चीज तो ये हो गई, हमारे घनत्व के बारे में हमने अपना क्लियर कर लिया कि हमारा जो घनत्व है वह क्या है, हमारे पृथ्वी के सतह से जैसे जैसे हम लोग केंद्र की ओर जाते हैं तो जो आपका डेंसिटी है यानी जो आपका घनत्व है वह क्या है, बढ़ता जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने टेम्परेचर के बारे में जानते हैं कि आखिर जो हमारा तापमान है उसका क्या सीन है, ठीक है। देखिए दूसरा क्या है आपका टेम्परेचर, तो जो आपका टेम्परेचर है यह भी क्या होता है कि हमारे जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जाते हैं तो जो आपका टेम्परेचर है वह भी क्या है, बढ़ता जाता है। बट इसमें एक और बात ध्यान रखना है, परंतु मतलब बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए पहले इसको थोड़ा सा बना ले रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, क्रस्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, क्रस्ट हो गया, ओहो, ये क्या हो गया आपका क्रस्ट, ये आपका मेंटल हो गया और ये क्या हो गया आपका कोर हो गया। तो हमने आपको क्या बताया और इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका
अपर क्रस्ट बोलते हैं, इसको लोअर क्रस्ट, इसको अपर मेंटल लोअर मेंटल, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया कि जो आपका टेम्परेचर है, जो आपका तापमान है, वह जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के सतह से यानी जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस से हम लोग केंद्र की ओर बढ़ते हैं, तो आपका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी आपका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी अगर आप क्या करते हो कि 32 मीटर की गहराई पर जाते हो, 32 मीटर की आप गहराई पर जाते हो, यानी पृथ्वी सतह के अंदर आप अगर 32 मीटर गहराई पर जाते हो, तो क्या होता है, आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। और ऐसे करके आप अगर क्या करते हो, 100 किलोमीटर तक जाते हो, यानी 100 किलोमीटर की गहराई तक आप चले जाते हो, तो क्या होता है, आपका 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी क्या हो जाता है, आपका 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमने आपको क्या बताया कि क्या हमने आपको बताया कि जैसे जैसे आप पृथ्वी के, यानी ये क्या हो गई, आपकी पृथ्वी हो गई, तो जैसे जैसे आप लोग पृथ्वी के सतह से आप लोग क्या कर रहे हो, केंद्र की ओर जा रहे हो, तो आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और हमने आपको क्या बताया कि अगर आप 32 मीटर की गहराई पर जाते हो, यानी आप 32 मीटर की गहराई में जाते हो, तो क्या होता है, आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है, यानी बढ़ता है। और ऐसे करके आप अगर 100 किलोमीटर की गहराई में जाते हो, तो क्या होगा, आपका जो 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बढ़ जाएगा। अब इतना सबको तो पता चल रहा होगा कि हमारे 3000 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारे पृथ्वी सतह के अंदर अगर कोई भी चीज मौजूद है, तो वह क्या होगी, पिघली हुई अवस्था में पाई जाएगी, यानी मोल्टेन फॉर्म में पाई जाएगी। तो इतना आपको समझ में आ गया कि जो हमारा टेम्परेचर है, जैसे जैसे हम लोग आपके पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि लेकिन होता क्या है कि जो आपका टेम्परेचर है, वह हमारे पृथ्वी के ऊपरी भाग में इसके तापमान वृद्धि का दर क्या होता है, अधिक होता है। यानी जो आपका पृथ्वी का ऊपरी भाग है, यहाँ पर क्या होता है कि आपके तापमान वृद्धि का दर क्या होता है, अधिक होता है। तापमान वृद्धि का दर आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि जो टेम्परेचर का बढ़ने का दर है, वह क्या होता है, हमारे पृथ्वी के अपर भाग में यानी अपर पार्ट में क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, सबने हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का नाम लेते ही आपके मन में क्या आता होगा, यूरेनियम आता होगा, प्लूटोनियम आता होगा, थोरियम आता होगा, ठीक है। तो ये सभी क्या है, हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो हमने आपको क्या बताया कि जो आपका तापमान वृद्धि का दर है, वो हमारे पृथ्वी के ऊपरी भाग में क्या होता है, अधिक होता है। और वही आपके तापमान वृद्धि का जो दर है, यहाँ पर क्या है, आपके तापमान वृद्धि का जो दर है, तापमान वृद्धि का जो दर है, वह हमारे पृथ्वी के निचले भाग में कम होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, वह कम पाए जाते हैं या अनुपस्थित भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा चीजें समझ में आ गई कि जैसे जैसे हम लोग हमारे पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जाते हैं, तो क्या होता है, जो आपका टेम्परेचर है वह इंक्रीज होता है। अगर आप 32 मीटर की गहराई में जाते हो, तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। और ऐसे करके आप अगर 100 किलोमीटर की गहराई पर चले गए, तो जो आपका 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हमने आपके डेंसिटी को पढ़ा दिया, फिर आपका दूसरा क्या था, टेम्परेचर था। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रेशर को देखते हैं कि आखिर जब हम लोग माइनिंग करते हैं, तो जो उस समय पता चलता है कि हमारा जो प्रेशर है, वह भी क्या है, बढ़ता जाता है, यानी प्रेशर यानी दाब। तो प्रेशर से कैसे पता चलता है कि हमारा जो प्रेशर है, वह भी क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग अपने पृथ्वी के सतह से, यानी ये क्या हो गई, आपकी पृथ्वी की सतह हो गई, तो जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के अपने सरफेस से केंद्र की ओर जाते हैं, तो आपका प्रेशर क्या होता है, बढ़ता जाता है। आपको देख के अभी पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, क्रस्ट है, यहाँ पर क्या है, मेंटल है, यहाँ पे क्या है, कोर है। तो ये कोर यानी ये जो आपका क्रस्ट है, यह किस पर प्रेशर लगा रहा है, यह मेंटल पर प्रेशर लगा रहा है।
लगा रहा है, और जो आपका मेंटल है वह किस पे प्रेशर लगा रहा है, स्कोर पर प्रेशर लगा रहा है। तो जैसे जैसे आप अपने पृथ्वी के सरफेस से जैसे जैसे आप कोर की ओर यानी अपने सेंटर की ओर जा रहे हो, तो आप क्या देख रहे हो कि जो हमारा प्रेशर है यानी जो आपका दाब है वह भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी ये भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अब जिस भी चीज का प्रेशर बढ़ता है यानी दाब बढ़ता है, तो वहां पर जितने भी उपस्थित वस्तु होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी जब प्रेशर बढ़ता है यानी जब आपका दाब बढ़ता है, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है यह भी क्या हो जाता है, आपका बढ़ने लगता है। यानी गलनांक बिंदु भी क्या होता है, आपका बढ़ जाता है। तभी आपको क्या पता चलता है कि जो हमारा इनर कोर है यानी जो आपका इनर कोर है यह क्या होता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है यानी ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जितना हम लोग नीचे जा रहे हैं तो नीचे जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और प्रेशर बढ़ने के साथ क्या होता है कि जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है यानी गलनांक बिंदु है वह भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो सबसे प्रेशर ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसका गलनांक बिंदु भी क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए हमारे इनर कोर में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वह मेल्टिंग फॉर्म में नहीं पाई जाती है, वहां पर क्या होता है, वह सॉलिड होता है। ठीक है, तो आपको प्रेशर के बारे में भी समझ में आ गया। तो हमने आपको क्या बताया कि जो आपका डायरेक्ट सोर्स में हमने किन किन चीजों को रखा है। तो जो आपका डायरेक्ट सोर्स है हमने आपको पहला चीज वोल्केनिज्म रखा था, और दूसरा चीज हमने क्या रखा था, आपका माइनिंग रखा था। तो माइनिंग में हमने बोला कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी सतह के अंदर जाते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर तीनों बढ़ता जाता है। तो माइनिंग से हमें ये पता चलता है। और अब तक बोल सकते हैं कि केवल आपके 3 से 4 किलोमीटर तक ही क्या किया गया है, खनन किया गया है। वह भी कहाँ किया गया है, हमारे साउथ अफ्रीका के यानी आपके साउथ अफ्रीका के आपके गोल्ड माइंस में किया गया है। यानी जो सोने की खदान है वहां पर क्या किया गया है, आपका बोल सकते हैं कि माइनिंग किया गया है। अभी तक केवल 3 से 4 किलोमीटर। तो ये आपको पता चल गया। और पृथ्वी की गहराई कितनी है, 6370 किलोमीटर। तो अभी तो बोल सकते हैं कि ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ठीक है, कि अभी तक हम लोग 3 से 4 किलोमीटर तक ही क्या किए हैं, केवल माइनिंग करके हम लोग पृथ्वी के सतह के अंदर तक गए हैं। ठीक है, तो जब हमने आपको बताया कि जब हम लोग माइनिंग करते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा डेंसिटी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, तीनों क्या होता है, बढ़ता जाता है। और इसके बारे में हमने आपको बहुत डिटेल में समझाया कि कैसे हमारा डेंसिटी बढ़ता है, फिर कैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, फिर आपका कैसे क्या होता है, आपका प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ड्रिलिंग के बारे में देख लेते हैं कि आखिर ड्रिलिंग से हमें कैसे पता चलता है। देखिए, तो आपका तीसरा क्या है, ड्रिलिंग। ड्रिलिंग यानी हमारे पृथ्वी सतह पर क्या है, आपका समुद्र भी है। तो समुद्र यानी ओशियन में क्या होता है कि हमारे बहुत से नेचुरल गैस, पेट्रोलियम पाए जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए ये क्या हो गया, आपका समुद्र हो गया, ये क्या हो गया, समुद्र हो गया। तो समुद्र के नीचे अंदर बहुत से क्या है, हमारे नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम मौजूद होते हैं। तो उनको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं। यानी ड्रिलिंग प्रोसेस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जिससे क्या होता है कि हम लोग पृथ्वी सतह के अंदर तक जाते हैं। तो अब तक जो आपका ड्रिलिंग है वह कितना किलोमीटर तक किया गया है, केवल 12 किलोमीटर तक ही कहाँ किया गया है, आपका ड्रिलिंग किया गया है। वो भी किस स्थान पे, तो आपके आर्कटिक ओशियन में। आपने एक स्थान सुना होगा, कोला पेनिनसुला। कोला पेनिनसुला किसका है, रसिया का पार्ट है। ठीक है, तो कोला पेनिनसुला में यानी कोला पेनिनसुला, तो इस कोला प्रायद्वीप पर क्या हुआ है, एक प्रोजेक्ट चलाया गया। और उस प्रोजेक्ट के तहत क्या किया गया कि अब तक केवल 12 किलोमीटर तक ही क्या किया गया है, ड्रिलिंग किया गया है। तो अगर हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो इससे भी क्या पता चलता है, हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चलता है कि हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन कौन से जीवाश्म और मिनरल्स उपस्थित है। ठीक है, तो ये आपको ये प्रत्यक्ष स्रोत पता चल गया। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, आपके अप्रत्यक्ष स्रोत पे यानी इनडायरेक्ट सोर्स में। ठीक है,
तो इनडायरेक्ट सोर्स में हमने किसको रखा था उसको देख लेते हैं। जो आपका इनडायरेक्ट सोर्स है कहाँ चला गया, इनडायरेक्ट सोर्स। तो हमने आपको इनडायरेक्ट सोर्स में क्या रखा था, उल्का पिंडों को रखा था, यानी जो आपके मेट्योर होते हैं इनसे कैसे हमारे पृथ्वी के आंतरिक संरचना का पता चलता है। तो ये जो आपके उल्का पिंड है इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, ठीक है। तो ये उल्का पिंड होते क्या हैं, तो ये जो आपके उल्का पिंड होते हैं यह ठोस आकाशीय पिंड होते हैं, ठोस आकाशीय पिंड होते हैं। यानी जो आपके उल्का पिंड होते हैं यह क्या होते हैं, ठोस आकाशीय पिंड होते हैं, जो कि हमारे ग्रह और उपग्रहों का चक्कर परवलयाकार पथ पर लगाते हैं, यानी परवलयाकार कक्षा में लगाते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि जो आपके उल्का पिंड होते हैं यह क्या होते हैं, ठोस आकाशीय पिंड होते हैं। ठोस आकाशीय पिंड का मतलब क्या हो गया कि ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं, यानी गैसीय अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। और यह क्या करते हैं कि हमारे ग्रहों और उपग्रहों का चक्कर, यानी जो भी हमारे प्लैनेट हैं, ग्रह और उपग्रहों का चक्कर क्या करते हैं, परवलयाकार पथ पर लगाते हैं, परवलयाकार पथ पर लगाते हैं। तो आपके बारे में थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं कि उल्का पिंड के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी प्राप्त हो गया कि उल्का पिंड क्या होता है। तो यह ठोस आकाशीय पिंड होता है जो कि हमारे ग्रह तथा उपग्रहों का चक्कर परवलयाकार कक्षा में लगाते हैं, ठीक है। तो अब यह क्या करते हैं कि हमारे ग्रह और उपग्रहों का चक्कर तो लगाते ही हैं। तो कभी कभी जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करती है कि अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी पृथ्वी के भी पास क्या है, अपना गुरुत्वाकर्षण है। तो यह पृथ्वी क्या करती है कि इन उल्का पिंडों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और ये जो आपके उल्का पिंड है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित हो जाते हैं और क्या करते हैं, आपके पृथ्वी की तरफ आने लगते हैं। तो जब आपके ये उल्का पिंड क्या होते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर जैसे जैसे आते हैं, तो यानी ऊपर से नीचे आने का मतलब क्या हो गया कि यह आपके विरल वायुमंडल से यह संघन वायुमंडल की तरफ आ रहे हैं। यानी यहाँ का वायुमंडल कैसा है, विरल है, विरल है। और नीचे का आपका वायुमंडल कैसा है, संघन है। विरल और संघन में सबको थोड़ा सा डिफरेंट तो समझ में आ रहा होगा ना, कि विरल मतलब कम घना और संघन मतलब ज्यादा घना, ठीक है। तो आपका ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वह क्या है, विरल है। और जो आपका नीचे का वायुमंडल है वह क्या है, संघन है। तो जैसे जैसे हमारी बोल सकते हैं कि जो हमारी उल्का पिंड है वह हमारे विरल वायुमंडल से आपके संघन वायुमंडल में आती है, तो इसके साथ एक घटना क्या होता है कि जब हमारी उल्का पिंड विरल वायुमंडल से संघन वायुमंडल में आई तो होता क्या है कि घर्षण बल बढ़ता है, यानी फ्रिक्शन बढ़ता है। तो जैसे आप लोग क्या करते हैं, दो हाथ को एक साथ में रब करते हो, यानी इसको ऐसे ऐसे करते हो, तो क्या होता है, आपका टेम्परेचर बढ़ता है। तो जैसे जैसे हमारी जो उल्का पिंड है हमारे विरल वायुमंडल से संघन वायुमंडल में आती है, तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है कि हमारी उल्का पिंड क्या होने लगती है, जलने लगती है। यानी घर्षण के कारण क्या होता है, यह जलने लगती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टूटता हुआ तारा, या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, शूटिंग स्टार, और हिंदी में क्या कहेंगे, टूटता हुआ तारा। तो टूटता हुआ तारा आपको समझ में आ गया कि जब क्या होता है कि जो हमारे उल्का पिंड होते हैं वह हमारे विरल वायुमंडल से संघन वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। तो जैसे ये संघन वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है और यह क्या होता है कि उधर ही जलने लगते हैं। अब जलते हुए दिखाई देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार कहते हैं, या बोल सकते हैं कि टूटता हुआ तारा। और बहुत से लोग इसी तारे से क्या करते हैं, मन्नत मांगते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि उल्का पिंड क्या है और उल्का पिंड कैसे होता है, ठीक है। तो जब ये आपका उल्का पिंड कभी कभी क्या होता है कि हमारे पृथ्वी के सतह पर आ जाता है, यानी पृथ्वी के सतह पर आ जाता है, तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उसको क्या करते हैं, अपने प्रयोगशाला में ले जाते हैं और इस पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो उन्होंने जब उल्का पिंडों का रिसर्च किया तो क्या पता चलता है कि इस उल्का पिंडों में आपके निकेल तथा फेरस की क्या है, प्रधानता है। यानी जो आपके उल्का पिंड होते हैं यहाँ पर क्या होता है, आपके निकेल तथा फेरस की क्या होती है,
प्रधानता होती है, यानी ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो हमारे पृथ्वी सतह के अंदर निकेल तथा फेरस तत्वों की उपस्थिति कैसे पता चलता है? हमारे उल्का पिंडों के अध्ययन से, क्योंकि ये आपके उल्का पिंड भी क्या है, एक तरह के ग्रह है, और आपका पृथ्वी भी क्या है, एक तरह का ग्रह है। तो ये क्या हो गया, हमारा अप्रत्यक्ष स्रोत हो गया, यानी हमारे पृथ्वी के अंदर से नहीं निकल रहा है, यह किसी दूसरे ग्रह से आया और हमारे पृथ्वी के सतह पर जब टकराता है, और जब हमारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो पता चलता है कि हमारे उल्का पिंडों में क्या होता है, निकेल तथा फेरस की प्रधानता पाई जाती है, जिससे क्या पता चलता है कि हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, निकेल तथा फेरस की क्या है, प्रधान, मतलब वहां पर उपस्थित है। तो आपको उल्का पिंड समझ में आ गया कि उल्का पिंड से हमें क्या पता चलता है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में निकेल तथा फेरस की मतलब बोल सकते हैं कि उपस्थिति का पता चलता है। अब हमारा दूसरा चीज क्या है, आपका भूकंप विज्ञान, यानी अर्थक्वेक से कैसे पता चलता है कि हमारे पृथ्वी के कुछ आंतरिक भाग के विशेषता के बारे में। तो दूसरा क्या आपका भूकंप विज्ञान, यह क्या है, आपका इनडायरेक्ट सोर्स है। तो जब पृथ्वी पर यानी भूकंप क्या होता है कि भूपट्टी पर अचानक कंपन या दोलन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो जब भी आपका भूकंप आता है तो उस समय हमारी दो तरंगे क्या होती है, निकलती है, यानी दो वेव्स क्या होती है, रिलीज होती है। तो आपकी पहली तरंग कौन होती है, आपकी पहली तरंग बॉडी वेव होती है, बॉडी वेव। पहले तरंग को क्या कहते हैं, आपका बॉडी वेव कहते हैं, यानी भूगर्भिक तरंग, और दूसरे तरंग को क्या कहते हैं, सरफेस वेव है, सरफेस। अब इसको बॉडी वेव किसको कहते हैं और सरफेस वेव में कौन से आपके तरंग आएंगे? तो देखिए, जो आपका पी एंड जो आपका एस वेव है वह क्या होगे, सॉरी वह क्या होगा, आपका बॉडी वेव में आएगा। यानी बॉडी वेव का मतलब क्या होता है, भूगर्भिक तरंग, यानी ऐसे तरंग जो कि क्या करते हैं, हमारे पृथ्वी सतह के अंदर ही क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, बॉडी वेव कहते हैं। और जो आपका सरफेस वेव है, इसमें आपकी कौन कौन सी तरंगे आएंगी? तो इसमें आएगा आपका एल एंड आर वेव। ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, आपके अर्थक्वेक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैसे तरंग जो कि क्या करती है, हमारे पृथ्वी सतह के ऊपर ट्रैवल करती है, यानी यहाँ पर ट्रैवल करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका सरफेस वेव कहते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, आपके बॉडी वेव के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के आंतरिक संरचना को पढ़ रहे हैं। तो जो हमारे पृथ्वी सतह के अंदर जो भी हमारी तरंगे चलती है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो आपका पी वेव है, यानी जो आपकी पी तरंगे है, यह क्या करती है कि तीनों अवस्था में ट्रैवल करती है। तीनों अवस्था में ट्रैवल का मतलब क्या हो गया कि यह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में क्या करती है, ट्रैवल करती है। लेकिन जो आपकी एस वेव है, यह क्या करती है, केवल ठोस अवस्था में क्या करती है, ट्रैवल करती है, और यह जैसे ही द्रव्य अवस्था में जाती है, यह क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो पी वेव के बारे में आपको पता चला कि यह तीनों अवस्था में ट्रैवल करती है, यानी ठोस, द्रव और क्या आपका गैस, तीनों में क्या करती है, ट्रैवल करती है। और जो आपकी एस वेव है, यह केवल ठोस में ट्रैवल करती है, और जैसे यह द्रवीय अवस्था में जाती है, यह क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो इससे क्या पता चलता है, देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, आपके थोड़ा सा और एक नोट में चीज क्या लिख लेना है, थोड़ा सा लिख लेना है, ठीक है। कि नोट में क्या लिखना है कि जो आपका तरंगों का वेग है, यानी जो आपका तरंगों का वेग है, तरंगों का वेग, यह समानुपाती होता है हमारे चट्टानों के घनत्व के, यानी चट्टानों के घनत्व के क्या होता है, यह समान अनुपाती होता है। इसको एकदम अच्छे से याद करना है, यानी घनत्व यानी डेंसिटी जितना अधिक होगा, जो आपका वेग है, वेलोसिटी है, वो भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। तो ये नोट में आपको याद कर लेना है कि जो आपका तरंगों का वेग होता है, यानी जो आपका तरंगों का वेग होता है, वह हमारे चट्टानों के घनत्व के क्या होता है, समान अनुपाती होता है। तो ये चीजें आपने याद कर लिया, इसको नोट में लिख लेना, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने पृथ्वी के आंतरिक भाग को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, देखो इसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, इसको मेंटल और इसको कोर। तो ये आपका ऊपर वाला भाग क्या है, क्रस्ट है, ठीक है।
क्रस्ट है, ये क्या आपका मेंटल है, मेंटल है, यह क्या है आपका कोर है। अब इसको भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं आपका अपर क्रस्ट, यानी देखो इसको क्या कहेंगे आपका अपर क्रस्ट कहेंगे, इसको अपर क्रस्ट कहेंगे और नीचे वाले को लोअर क्रस्ट कहेंगे, ठीक है। इसी तरह हम लोग मेंटल को भी बांटेंगे, तो ये आपको मेंटल को बांटेंगे तो आपका ऊपर वाला क्या हो गया अपर मेंटल हो गया और नीचे वाला क्या हो गया आपका लोअर मेंटल हो गया। और कोर को भी ऐसे ही बांटेंगे, तो जो आपका कोर है, कोर को हम लोग अपर तथा लोअर में नहीं बांटते, इसको हम लोग आउटर कोर तथा इनर कोर कहते हैं। इसको क्या कहेंगे आपका आउटर, आउटर कोर तथा इसको क्या कहेंगे आपका इनर कोर कहते हैं, इनर कोर कहते हैं। तो हमने आपको भूकंप में क्या बताया कि जो आपकी पी एंड एस वेव है, तो हमने आपको बताया कि जो आपकी पी वेव है यह क्या करती है आपके तीनों अवस्था में ट्रेवल करती है, यानी ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में यह क्या करती है ट्रेवल करती है। लेकिन जो आपकी एस वेव है यह क्या करती है केवल ठोस में ट्रेवल करती है और जैसे यह द्रवीय अवस्था में जाती है यानी विलुप्त हो जाती है, यानी डिसअपेयर हो जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग इसी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि जो आपकी पी वेव है, तो इससे क्या पता चलता है हमारे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। यानी जो आपका क्रस्ट वाला भाग है, क्रस्ट वाले भाग में क्या होता है कि जो हमारी पी एंड एस वेव है, यानी पी एंड जो हमारी एस वेव है यह दोनों क्या होती है प्रेजेंट होती है। तो मान लीजिए जब आपकी पी वेव जो प्रेजेंट है, तो इससे तो नहीं पता चल रहा है ना कि यह ठोस है, द्रव है कि गैस है, क्योंकि जो आपकी पी वेव है यह क्या होती है आपके तीनों अवस्थाओं में ट्रेवल करती है। लेकिन जो आपका एस वेव है, एस वेव जब इसमें ट्रेवल कर रहा है तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा अपर क्रस्ट और जो हमारा लोअर क्रस्ट है यह कैसा है आपका सॉलिड है। कैसे सॉलिड है, क्योंकि जो आपकी एस वेव है वह हमारे द्रवीय अवस्था में ट्रेवल ही नहीं करती, यह कहाँ ट्रेवल करती है केवल सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो हमारे एस वेव का यहाँ पर प्रेजेंट होना क्या बताता है कि जो हमारा क्रस्ट है वह कैसा है आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। अब हमने अपने क्रस्ट को तो देख लिया कि हमारे इन तरंगों से क्या पता चलता है कि जो आपका क्रस्ट वाला भाग है वह कैसा है सॉलिड है। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं मेंटल में देखें, तो जो आपका मेंटल वाला भाग है इसमें भी क्या होता है कि हमारा पी एंड एस वेव दोनों क्या होता है आपका पी एंड एस वेव दोनों क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। यानी पी एंड एस वेव जब दोनों प्रेजेंट होता है तो इससे क्या पता चलता है कि ये भी क्या है आपका सॉलिड है। लेकिन आपके बीच वाले कुछ ऐसे भाग होते हैं, यानी अपर मेंटल का नीचे वाला भाग और लोअर मेंटल का ऊपर वाला भाग, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर क्या होते हैं कि जो थोड़ा सा आपकी पी वेव है उसकी गति क्या होती है कम होती है, जिससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर घनत्व क्या है कम है। क्योंकि हमने आपको बताया कि जो आपका तरंगों का वेग होता है वह क्या होता है हमारे चट्टानों के घनत्व के समानुपाती होता है। यानी जितना ज्यादा तरंग होगा उतना ज्यादा क्या होगा जितना अधिक डेंसिटी होगा उतना ही अधिक क्या होगा तरंगों का वेग होगा। लेकिन हमारे इस बीच वाले भाग में क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा पी वेव की जो गति होती है उसको हम लोग थोड़ा सा कम देखते हैं, यानी इसकी गति क्या होती है कम होती है, क्योंकि यह क्या है आपका स्टेनोस्फीयर वाला भाग है। यहाँ पर गर्म तथा गलित चट्टानें पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं स्टेनोस्फीयर कहते हैं। और वो गर्म और गलित चट्टानों का क्या होता है डेंसिटी कम होता है, इसलिए क्या होता है कि जो आपका पी वेव है यहाँ पर थोड़ा सा उसकी गति क्या हो जाती है कम हो जाती है, ठीक है। और जो आपका आउटर कोर है, आउटर कोर में आपकी जो एस वेव है वह क्या करती है ट्रेवल नहीं करती है, जिससे क्या पता चलता है कि आपका आउटर कोर क्या है आपका लिक्विड है, तभी तो आपकी एस वेव क्या हो जा रही है मतलब अनुपस्थित हो जा रही है। लेकिन आपके इनर कोर में क्या होता है ये आपका एस और पी दोनों वेव क्या होता है प्रेजेंट होता है, तो यह क्या हो गया आपका सॉलिड हो गया। तो इन तरंगों से हमें क्या पता चलता है कि हमारे पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह कौन सा ठोस अवस्था में पाया जा रहा है और कौन सा द्रवीय अवस्था में पाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको इतना चीजें समझ में आ गया कि हमारा क्रस्ट मेंटल कोर। अब इन सारी चीजों के बारे में जो आपका डिटेल है मैंने बहुत अच्छे से समझाया है
और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें हमने कोई भी मतलब छोड़ा नहीं है। अब जो आपका थोड़ा-सा है कि हमें क्रस्ट के बारे में पढ़ना है कि एक आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है और एक आपका ओशियनिक क्रस्ट होता है, और इनके बारे में और थोड़ा-सा मेंटल के बारे में देख लेंगे कि मेंटल की गहराई कितनी तक होती है। तो उसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग देख लेंगे जब हम आपका अर्थक्वेक चैप्टर पढ़ाएँगे, जब आपका भूकंप का चैप्टर पढ़ाएँगे, ठीक है? इसको बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।